हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। इस चैनल पे जनरली हम बातें करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड और यूथ के प्रॉब्लम से रिलेटेड बातें करते हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया और चाइना की। और क्यों करने जा रहा हूँ? क्योंकि ये जो नाम है चाइना, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है अगर आज हमने चेंजेस स्टार्ट नहीं किए तो। सबसे पहले इस बात को समझिए, इंडिया और चाइना की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई तो है नहीं, डिकेड से चली आ रही है। युद्ध भी लड़ चुके हम, बहुत सारी चीजें हो चुकी, लेकिन अब जो है ये जो युद्ध है ये डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट हो गया। ये पर्दे के पीछे की लड़ाई हो गई है और ये बहुत बुरी तरह से सबकी लाइफ को इफेक्ट करने वाला है। पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि चाइना ने ऐसा क्या किया कि वो दिन ब दिन पावरफुल होता जा रहा है और दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बन गया। चाइना ने सबसे पहले क्या किया, उसने पिछले कई सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत आराम से उन्होंने बाहर की कंट्रीज से सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स को बुलाया। उन्होंने कहा कि आप हमारी कंट्री में बनाइए, हम आपको जमीन सस्ती देंगे, हम आपके लिए रूल्स रिलैक्स कर देंगे, हम आपके लिए टैक्स कम कर देंगे, आपको हम बिजली सस्ती दे रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चीप लेबर। इतने सारे लोग हैं वहां। जब इतने सारे लोग हैं तो सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जॉब्स की जरूरत पड़ेगी। जॉब्स की जरूरत होगी तो लोग सस्ते में काम करने के लिए तैयार हैं। कंपनीज के लिए प्रॉफिट मैटर करती है, कंपनीज ने कहा ठीक है जी बनाएंगे। इसके अलावा चाइना ने क्या किया, जब चाइना ने बहुत सारा पैसा कमाना शुरू किया तो चाइना ने क्या किया, उसने स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना। सबसे पहले गरीब देशों को लोन देना स्टार्ट किया। गरीब देशों को लोन दिया सस्ते में, बोला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बोला तुम पोर्ट्स बनाओ, अच्छे अच्छे पोर्ट्स बनाओ, एयरपोर्ट्स बनाओ, रोड्स बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, ठीक है। उसके बाद चाइना ने क्या किया, जब इन कंट्रीज ने उस लोन को नहीं चुकाया तो चाइना ने ले लिया कंट्रोल। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब में चाइनीज के पास ही कंट्रोल है आज की डेट में। इसके दो फायदे हैं। पहला, बिजनेस, अगर अपना सामान भेजना है पोर्ट्स पे कंट्रोल उनका है, रोड्स पे कंट्रोल उनका है, एयरपोर्ट्स पे कंट्रोल उनका है, जहां भेजना चाहे भेज सकते हैं, कौन रोकेगा उन्हें। दूसरा, अगर युद्ध हो जाता है तो ये भी उनके लिए फायदेमंद है, हर तरफ से आपको घेर रखा है। तो चाइना ने क्या किया, अपना पैसा कमाया, दुनिया को बुलाया, सस्ते में अपना बना बना के मैन्युफैक्चरिंग दी, पैसा कमाया और दुनिया में इन्वेस्ट किया। और सुनिए, सिर्फ गरीब देशों में इन्वेस्ट नहीं किया, डेवलपिंग कंट्रीज में भी इन्वेस्ट किया। इंडिया में लगभग 16% मार्केट का जो पैसा लगा हुआ है वो चाइनीज कंपनी का है। और चाइना इतनी तेजी से मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ा है कि आज की डेट में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरे दिन में बिना चाइनीज सामान के यूज किए रह सके। आपका मोबाइल फोन, आपकी घड़ी, आपका टीवी, आपका रेफ्रिजरेटर, आपकी गाड़ी के पार्ट्स, आपके कपड़े, आपके जूते, सब मेड इन चाइना है। और अगर मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया भी लिखे हुए हैं ना, तो उसके अंदर का कोई ना कोई पार्ट ऐसा होगा जो पक्का मेड इन चाइना होगा। कंप्लीटली मेड इन इंडिया बहुत रेयर ही चांसेस दिखते हैं। लोग भी सोचते हैं चलो सस्ता है ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारे पूरे फ्यूचर पे इफेक्ट कर रहा है ना। अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है हमारे साथ इकोनॉमिक वॉर लड़ रहा है। हम इंडिया में जो भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं वो उससे सस्ता मैन्युफैक्चर करता है, फास्टर मैन्युफैक्चर करता है, बेटर मैन्युफैक्चर करता है और जल्दी से शिप भी कर देता है। तो कंपनीज बोलती हैं ठीक है जी चलो वहीं चलते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी मार्केट किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, मोबाइल, टीवीज, हर चीज की जरूरत है। इंडिया में हम इसमें बहुत तेजी से पिछड़े हैं। हमारी कोई भी इंडियन बनान टीवी जो ब्रांड्स हैं वो कंपीट नहीं कर रही ग्लोबली छोड़िए, इंडिया में कंपीट नहीं कर रही। हमारे मोबाइल फोन ब्रांड्स कंपीट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या हम टेक्नोलॉजी में उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाए? ऑब्वियस सी बात है, नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें एक बात आप समझिए, इंडिया और चाइना में ज्यादा डिफरेंस नहीं है अगर हम देखें तो। प्रॉब्लम यह है कि वो क्या कर रहे हैं, वो चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हम अभी भी पुराने सिस्टम से चल रहे हैं, इसलिए पीछे छूटते चले जा रहे हैं। अब इंडिया में मोबाइल मार्केट का 75% हिस्सा चाइना के पास है। क्यों है बताता हूं। मोबाइल में जो चिप लगेगी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो स्क्रीन लगेगी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बैटरी लगेगी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, समझ रहे। अब जब ये सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके मोबाइल फोन तो सस्ते बनेंगे ही, प्लस वो आगे की टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बेटर बनाते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनके मोबाइल फोन्स फास्टर होंगे, बेटर होंगे, चीपर होंगे और जब वो इंडिया में आएंगे तो कंज्यूमर तो खरीदेगा, कंज्यूमर को तो चाहिए ना। हमें भी ये चीजें करनी पड़ेगी।
हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इतनी बड़ी कंट्री है, हमारे पास सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की यूनिट्स ही नहीं है। अभी भी हम या तो चाइना या तो बड़ी बड़ी कंट्रीज यूएसए इन सब से इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीजें। हम पीछे छूट रहे हैं। और टेक्नोलॉजी वो क्या कर रहा है, चाइना हमारे साथ एक युद्ध लड़ रहा है पर्दे के पीछे से, और उसका सबसे बड़ा हथियार है टेक्नोलॉजी। वो क्या कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी से हमारी जॉब्स छीन रहा है, हमारी इकोनॉमी को वीक कर रहा है। और जब युद्ध के पास जॉब ही नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, डेवलप कैसे करेगी कंट्री? आपके पास जॉब ही नहीं है, आप टैक्स कहां से भरेंगे? आप टैक्स ही नहीं भरेंगे तो कैसे कंट्री डेवलप करेगी? तो एक चीज दूसरी चीज से लिंक्ड होती है। हमें अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें चाइना से लड़ना है, ऐसा नहीं कि हम चाइना से नहीं लड़ सकते। हम अगर उनके पास चीप लेबर है तो इंडिया में भी चीप लेबर है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है। उनके पास अगर पैसा है तो पैसा तो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा गरीब देश हैं। लेकिन हाँ, उनके पास एक चीज बहुत है, वो है विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर। इंडिया में क्या होता है, पार्टीज आपस में लड़ती रहती हैं, चुनाव में ही लगे रहते हैं यार। एक तो हर जगह हर समय कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। अब वो सारी की सारी एनर्जी उस पर लगाए रहते हैं। अरे कंट्री के बारे में भी सोचो, युद्ध के बारे में सोचो, इन्हीं से फ्यूचर है सबका। तो हमें बहुत लेवल पे चेंजेस करनी पड़ेंगी, हमें नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने स्कूलिंग के कॉलेज के सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। जो हम क्रिएटिविटी को अर्ली एज में किल कर देते हैं उसको नहीं करना है। बच्चे को क्रिएटिव होने के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दीजिए। अरे ये इंडियन यूथ है, इनके साथ में रहता हूं, इनको पढ़ाता हूं, इनको देखता हूं, गजब की एनर्जी है इनके अंदर, गजब का दिमाग है इनके अंदर, गजब का जज्बा है इनके अंदर, देशभक्ति भी बढ़ी हुई है, ये इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है। इतनी छोटी उम्र में इनको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है, इतनी छोटी उम्र में टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम इन्हें बढ़ावा देंगे तो सोचिए कहां से कहां लेके जा सकते हैं। यही तो है, यूथ पावर को हमें समझना पड़ेगा। यूथ पावर ही हमें दुनिया में सुपर पावर बना सकता है और कुछ नहीं बना सकता। अरे आज अगर चाइना से हमारी लड़ाई हो जाती है तो मुझे मालूम है, ठीक है, चाइना के पास वेपन्स ज्यादा है, चाइना के पास रक्षा बजट भी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास एक चीज सबसे ज्यादा है, वो है देशभक्ति का जज्बा, हिम्मत। जरूरत पड़ी तो एक एक इंडियन उठ के चला जाएगा लड़ाई करने के लिए, चाहे लठ लेके चला जाए और हरा के आएंगे। आई बिलीव दैट। लेकिन ये युद्ध तो पर्दे के पीछे चल रहा है ना। वो क्या कर रहे हैं, सस्ते में चीजें बना बना के हमारे मार्केट्स में बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग कम होती जा रही है, जॉब्स कम होती जा रही है। जब हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं तो उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं होती, लेकिन हम जब चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं तो लेबरर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियंस, सेफ्टी इक्विपमेंट्स, हर चीज के लिए यहाँ की। अच्छा, एक जब आप कंपनी सेट करते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करते हैं, तो उसकी जो रॉ मटेरियल है, जो उसकी पैकेजिंग है, जो उसका ट्रांसपोर्ट है, सबको जॉब्स मिलती हैं। वन जॉब क्रिएट्स अनदर जॉब। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। एज इंडियंस हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। सस्ते के चक्कर में अपने बच्चों के भविष्य को तो ना बिगाड़िए। आपने मार्केट से प्रोडक्ट ले लिया क्योंकि 50 रुपए सस्ता था, पर पता चला कल को आपके बेटे को रोजगार ही नहीं मिला क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी नीचे चली गई। ये यूथ हैं, इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। इनको अगर हम अपॉर्चुनिटीज नहीं देते तो हम इनके साथ गलत करेंगे। बहुत फायर है इनके अंदर, पर उस फायर को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। एक चीज सबसे पहले तो चेंज कीजिए, जो ये एजुकेशन सिस्टम है, ये जो एजुकेशन सिस्टम है जहां पे हम प्रेशर लगाते रहते हैं बच्चे के ऊपर, मार्क्स लाने के लिए जोर डालते रहते हैं, उससे क्या फायदा होगा? अब बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ के तो लिख रहा है मैकेनिकल, जॉब कर रहा है कंप्यूटर की कंपनी में, ठीक है, जॉब कर रहा है बीपीओ में, जॉब कर रहा है बैंक में। एक तो ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, जॉब कहीं और क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे कैसे जरूरत पड़ेगी? एक बात बताइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो बच्चा है इंडिया में, जब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी जॉब्स मिलेंगी। अच्छा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, अब इंडिया में एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड कंपनीज हैं। वो बस एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट करना चाहती हैं। वो सोचते हैं इतने लोग हैं, ये जाएगा कोई और आ जाएगा। एक बात बताऊं, जब आप किसी एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट करते हैं तो वो सिर्फ जॉब करता है, वो कुछ क्रिएटिव नहीं करेगा, वो कंपनी के लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा। वो गालियां खा रहा है, आपको क्या लगता है गालियां खाने के बाद बड़ा मन करता है किसी का काम करने का? नहीं। हमें वैल्यूएबल कंपनीज बनानी पड़ेगी, हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा, हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें गवर्नमेंट को भी जो है स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अरे 1.3 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, इतने सारे कंज्यूमर हैं, इतने सब चीजों की जरूरत है हमें। एक बात बताइए, सबके घर में जो टीवी है उसके रिमोट में बैटरी लगती है,
जब बैटरी चेंज करना है तो वो भी मेड इन चाइना क्यों चाहिए आपको? आप बैटरी भी तो हम बना सकते हैं और बना भी रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं राइट काइंड ऑफ चैनलाइजिंग नहीं है, वो चीजें करनी पड़ेंगी। जब तक हम एज अ नेशन स्ट्रांगली खड़े नहीं होंगे, चाइना यही करता रहेगा, वो और सस्ता बनाता जाएगा, वो और फास्टर बनाता जाएगा, और वो भेजेगा, वो बेचेगा, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कल को जॉब्स जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, हम और ज्यादा मजबूत होने के बदले और ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे। सामने सामने की लड़ाई नहीं है, पर्दे के पीछे की लड़ाई है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं। अगर आप यूथ हैं तो आपको इस बात को समझना है, आप भी सब हमारे भरोसे मत बैठिए, आपको खुद भी कुछ करना है। अगर आप यूथ हैं, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो आप टिकटॉक पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं, आधी जनता जो उस पर नाचे जा रही है, लेट मी एक्सप्लेन। बाइट डांस जो कंपनी है, चाइनीज कंपनी है, आपके टिकटॉक की वजह से $3 बिलियन का प्रॉफिट कमाने वाले हैं वो। आप उस टाइम का इस्तेमाल कीजिए ना, आप उस टाइम का इस्तेमाल कुछ अच्छी चीजों में करिए ना, प्रोडक्टिव बनिए, क्रिएटिव बनिए, कोडिंग सीखिए ना, कोडिंग फ्यूचर है वो। नई चीजें सीखिए, स्किल्स क्या होने चाहिए आपके पास, नए लैंग्वेजेस सीखिए, नए स्किल्स सीखिए, अपने आप को फिट रखिए, क्रिएटिव बनिए। जब आप क्रिएटिव बनेंगे तो आगे जाके कंट्री का भला होगा। हमें ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए, हमें ऐसे यूथ चाहिए जो आगे इस देश को बढ़ा सकें, और हमारे पास ऐसे यूथ भरे पड़े हैं, क्रिएटिव लोग हैं, एक से एक जीनियस भरे पड़े हैं। मौका तो मिलना चाहिए उनको। अगर आप यूथ हैं, मेहनत कीजिए, अपने फ्यूचर को बनाइए, अपने करियर को बनाइए। बेटा मैं कहता हूं ऐसे एप्स बनाइए पूरी दुनिया हैरान हो जाए कि ये क्या बना दिया। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप कीजिए जो पूरी दुनिया के लिए ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी लेके आए कि ये क्या हो गया, और पूरी दुनिया में हमारे वो प्रोडक्ट्स फेमस हो जाए। और सिर्फ आप कर सकते हो और कोई नहीं कह सकता। आप कहेंगे सर वैसी अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है, माना नहीं है, पर हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम रिफॉर्म्स नहीं ला रहे, इंडिया में भी रिफॉर्म्स ला रहे, सरकारें भी अच्छा काम कर रही हैं। वी आर ट्राइंग टू डू, प्रॉब्लम है हम वी आर नॉट डूइंग फास्ट इनफ। अरे ये बहुत तेजी से बदलने वाली दुनिया है ना, आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है 2 साल के बाद बदल जाती है। पर हमें अगर इंडिया में एक चैप्टर भी बदलना है तो उसके लिए पहले हम समिति बनाते हैं, समिति पहले विदेश जाती है, वहां से रिव्यू करके आती है, फिर एक और कमेटी बनती है, उसके पास भेजा जाता है, फिर मिनिस्ट्री में जाता है, फिर डिबेट होती है, फिर वो ज्यादा चेंजेस करके पता चला 4 साल के बाद वो एक चैप्टर बदलते हैं एनसीईआरटी की, और एक चैप्टर जब बदलते हैं तब तक चीजें और बदल जाती हैं। इट्स अ वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, यहाँ सब कुछ तेजी से बदल रहा है। हमें अपने सरकारी सिस्टम को फास्ट करना पड़ेगा, समझ रहे? इतने सारे कागज, इतने सारे ये रूल्स ठीक है जरूरी हैं, लेकिन जो अननेसेसरी है उसको हटाइए, थोड़ा सा फास्ट करिए, सिलेबस चेंज कीजिए। मैं कह रहा हूं आप जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लासेस तक बदलिए, आप कोडिंग पढ़ाइए, चाहे छोटी छोटी चीजें इंट्रोड्यूस ही कीजिए पर पढ़ाइए। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाइए, आप क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ाइए, रॉकेट टेक्नोलॉजी पढ़ाइए, बैटरी टेक्नोलॉजी पढ़ाइए। दुनिया में आने वाले समय में ज्यादातर कारें इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, और अगर हमें बैटरीज की जरूरत पड़ेगी, बैटरीज में डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, हम अपने कॉलेज में अभी उस चीज को उतना नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप यूथ हैं इस बात को समझिए, आपका जो फ्यूचर है, आपके फ्यूचर से कंट्री का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। मेहनत कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, आप सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यू हैव सुपर पावर, यू हैव सुपर ह्यूमन, आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस देश का भविष्य आपके हाथ में है, हम सबकी सिक्योरिटी आपके हाथ में है। कुछ बड़ा कीजिए, कुछ अच्छा कीजिए। थैंक यू।